यहाँ पर हम घातांक के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। घातांक हम किसको कहते हैं? जैसे कि एक संख्या है, ये यहाँ हमें दो प्रकार के अलग अलग संख्याएं दिखाई दे रहे हैं, एक 5 है और एक 2 है, और इसके लिखावट भी अंतर है। इस प्रकार के जब लिखे होते हैं कोई संख्या तो हम उसको कहते हैं, जो मूल संख्या होते हैं उसको कहते हैं आधार संख्या, और जो ऊपर में इस प्रकार के लिखे जाते हैं उसको कहते हैं घात। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 पे घात 2। तो इसका मायने होता है 5 गुणित 5, मतलब जो घात होता है उतने बार हम आधार को उसी संख्या से गुणा करते जाएंगे। यहाँ पर यदि 5 होता तो हम 5 को 5 बार गुणा करते, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, इस तरीके से। तो घात हमें ये बताता है कि उस संख्या को हम कितने बार गुणा करेंगे उसी संख्या से। अगर हमें कोई संख्या ऐसा प्राप्त हो गया, मान लेते हैं 4 पे घात m, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे, 4 गुणित 4 गुणित 4 डैश डैश देंगे और लास्ट में हम लिख देंगे m बार, क्योंकि यहाँ पर m जो है चर है, संख्या है, चर राशि है। तो इस तरीके से हमको पता नहीं है कि इसका मान कितना है, तो इस तरीके से उसको हम लिखते हैं। घात का उपयोग हम लोग एकदम बड़े राशि को छोटे रूप में लिखने के लिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, इतना है। अब इसको हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर 10 की संख्या 7 बार है, क्योंकि 7 बार शून्य लगा हुआ है और उस सभी का 15 से गुना है एक दूसरे का, फिर 10 का फिर एक दूसरे से गुना है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। 15 केवल एक ही बार आया है तो इसलिए एक ही बार लिखेंगे, गुणित 10। अब हम देखते हैं 10 कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 पे घात हम 7 लिखेंगे, क्योंकि 10 का उसी संख्या से 7 बार गुना है। तो इस तरीके से इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, 15 गुणित 10 पे घात 7, इतना है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2 पे घात 5, मतलब 2 को 2 से 5 बार हम गुना करेंगे। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुणित 2 पे घात 3, क्योंकि 2 पे घात एक बार 2 बार है और एक बार 3 बार है। तो ऐसी स्थिति में हम जो ये अपना सवाल है उसका मान वही रहता है। इस प्रकार के जब हमारे पास सवाल होते हैं, किसी संख्या पे घात कोई संख्या है और उसी प्रकार के संख्या पर और दूसरा घात है, मतलब आधार एक ही है किंतु घात अलग अलग है, तो इस प्रकार के संख्याओं में हम लिखते हैं हल करते समय 2 पे घात 2 धन 3, मतलब एक ही आधार पे अलग अलग घात हो तो दोनों घात जुड़ जाते हैं यदि बीच में गुणा हो। तो इस तरीके से दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 पे घात 3 2 5 हो जाएगा, जो पहले की स्थिति है वो हो जाएगा। मान लेते हैं इसके जगह हमारे पास होता 6 पे घात 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 गुणित 3 पे घात 5। अब कोष्टक में 2 गुणित 3 है तो इसका मतलब होगा 2 3 दूनी 6, 6 पे घात 5। अब ऐसे लिखने के बाद हम जानते हैं कि ये घात जो है कोष्टक के भीतर के सभी के लिए महत्व रखता है, तो 2 पे घात 5 हो जाएगा और गुणित 3 पे घात भी 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम बांट सकते हैं और इसका भी मान जो है इसके बराबर ही होगा। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास है एक संख्या 8 पे
घात 2। तो इसको हम लिखते हैं 8 गुणित 8, क्योंकि 8 पे घात 2 है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 किसी संख्या के किसी संख्या में गुणा करने से आ जाए ऐसा संख्या तो 2 है। जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इस तरीके से 3 बार में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पे घात 3। अब फिर गुणित, अब ये भी 8 है तो 2 पे घात 3। इस तरीके से हम देखते हैं आधार दोनों का बराबर है, वही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 पे घात, क्योंकि ये बीच में गुणा है और घात ऐसी स्थिति में जुड़ जाता है, धन हो जाता है, तो बराबर 2 पे घात हो गया यहाँ 6। इस तरीके से 8 पे घात 2 और 2 पे घात 6 दोनों का मान एक ही आएगा। अब हमारे पास एक और संख्या है 64 पे घात 6। अब इसको हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 गुणित 8, क्योंकि 8 अट्ठे 64 होता है, और इस पे घात मैं 6 लिख सकता हूँ, बराबर इसको लिख सकते हैं 8 पे घात 6 गुणित 8 पे घात 6, बराबर हो जाएगा। यहाँ आधार बराबर है तो 8 लिख देंगे, और 6 धन 6 बराबर 8 पे घात 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम 8 पे घात 12 लिखे या 64 पे घात 6 दोनों का मान बराबर होगा। दूसरे तरीके से हम 64 हमारे पास है, इसको 64 पे घात 6 है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इस पे घात हम 6 लिख सकते हैं, तो इसका मान होगा 4 पे घात 6 गुणित 4 पे घात 6 गुणित 4 पे घात 6, इस तरीके से होगा। और यहाँ पर बराबर आ जाएगा 4 6 धन 6 धन 6, तो यहाँ आ जाएगा उत्तर 4 पे घात 6 दूनी 12 6 तिया 18। अब हम 4 के स्थान पर 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 64 को 2 पे घात के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 को यदि 6 बार हम गुणा करें और उस पे घात 6 लगा दें तो भी इसका मान वही होगा। हम फिर लिखेंगे 2 पे घात 6 करके 6 बार, और बराबर यहाँ आएगा 2 पे घात 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6, 6 बार गुणा है तो 6 बार इस तरीके से घात लग जाएगा। तो देखते हैं 6 छक्के हो जाएगा 36, बराबर यहाँ आएगा 2 पे घात 36। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि 64 को 64 से 6 बार गुणा करें तो उतना ही आएगा जितना 2 को 2 से 36 बार गुणा करें। अब इसी सवाल को हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे पहले हमने देखा 64 पे घात था 6, इसको हमने लिखा 8 गुणित 8 और इन सभी पे घात 6। अब हम देखते हैं कि 8 से गुणा हुआ है, मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 पे घात 2 पे घात 6, क्योंकि भीतर में 2 बार गुना हुआ है अलग से, तो 8 पे गुणित 8 मतलब 8 पे घात 2, क्योंकि 2 बार गुना हुआ है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब कोष्टक के भीतर यदि वो उसी संख्या से आधार जो है अपने संख्या से जितने बार गुना हो उसके कोष्टक के अंदर में हम घात लिखते हैं, और जो पहले घात लगा था उसको कोष्टक के बाहर लिखते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम दोनों घात प्राप्त हो गया है तो उसको एक घात को दूसरे घात से गुना करेंगे, 2 गुणित 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा 8 पे घात 6 दूनी 12,
उसमें भी हमको 12 प्राप्त हुआ था। अब हमने दूसरे तरीके से देखा था 64 पे घात 6 को 4 गुणित 4 गुणित 4 के रूप में, और इस पे घात 6 किया था। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 4 पे घात 3, क्योंकि 3 बार गुना हुआ है, और इस पूरे पे घात 6। इसको भी हम वैसे लिखेंगे 4 पे घात 3 गुणित 6 बराबर 6 तिया 18, 4 पे घात 18 हो गया। उसमें भी हमको 18 ही प्राप्त हुआ था। अब हम 64 पे घात 6 को 2 के रूप में लिखेंगे तो 2 6 बार गुना होगा, तो उसको हम लिखेंगे 2 पे घात 6 और पूरे पे घात 6 बराबर 2 पे घात 6 गुणित 6 बराबर 6 छक्के 36, 2 पे घात 36 आ जाएगा। इसमें उसमें भी हमको यही प्राप्त हुआ था। इस तरीके से हम कोई भी संख्या को जो कोष्टक के भीतर है, घात लगा है, और कोष्टक के बाहर का घात है, तो दोनों ऐसी स्थिति में दोनों घात को गुणा किया जाता है। इसको गुना इसलिए किया जाता है कि जैसे कि 8 गुणित 8 पे घात 6 है, तो उसको हम लिखे थे 8 पे घात 2 पूरे पे घात 6, मतलब 8 पे घात 2 जो है 6 बार अपने आप से गुना होगा। उसको हम लिख सकते थे 8 पे घात 2 गुणित 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 8 पे घात 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखेंगे तो भी यही मान आएगा। तो इसको पुनः हम लिख सकते हैं 8 पे घात 2 है तो 8 गुणित 8, ये भी 2 है तो 8 गुणित 8। इस तरीके से हम लिखेंगे तो जो है 12 बार हो जाएगा। ये 6 बार है, जिसको डबल करेंगे तो 12 बार हो जाएगा। अब उसके बाद हम सीधा लिख सकते हैं 8 पे घात 12, क्योंकि 8 अपने ही 8 से 12 बार गुना हुआ है। तो इस तरीके से इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अगर भीतर में घात है और कोष्टक के बाहर में घात है, मतलब दोनों के बीच में गुणा है, तो दोनों को गुणा किया जाता है और इस तरीके से घात हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे हमको एक सवाल दिया जाता है कि ए बी, इस पूरे पे घात यदि m है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a पे घात m गुणित b पे घात m, क्योंकि कोष्टक के बाहर जो घात होता है वो भीतर के सभी संख्याओं के लिए होता है। अब यहाँ पर कोई संख्या दे दिया जाए, मान लेते हैं हमको दे दिया है 2 गुणित 13, इस पे घात है 6, तो यहाँ पर इसका मान होगा 2 पे घात 6 गुणित 13 पे घात 6, 13 पे घात 6। इस तरीके से जैसे पहले हम एक संख्या लिए थे 64 पे घात 6, तो इसको हम और भी कई रूपों में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 गुणित 4 गुणित 8, इस पे घात 6। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुणित 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 गुणित 8 बराबर 8 अट्ठे 64, तो इसका मान वही आएगा। इस तरीके से कोई बड़ा संख्या दिया हुआ है तो हम कोष्टक के भीतर उसको एक दूसरे से गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका मान होगा 2 पे घात 6 गुणित 4 पे घात 6 गुणित 8 पे घात 6। इस तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब गुणा के रूप में हो गया। मान लीजिए हमारे पास ऐसा सवाल है जो भाग के रूप में हो, जैसे 2 पे घात 5 हो और बटे 2 पे घात 3 हो, तो इसका मतलब होगा कि 2 से 5 बार गुना होगा अंश में, इस तरीके से, और हर में 3 बार गुना होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, इस तरीके से। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2, ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया 2 गुणित 2, मतलब 2 पे घात 2।
ये उत्तर हो जाएगा। या इसको 2 गुणित 2 बराबर 4 भी लिख सकते हैं। यदि घात के रूप में लिखने बोले तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमको घात के रूप में हल करना हो तो हम इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। 2 पे घात 5 भागित 2 पे घात 3। अब हम यहाँ पर जिस तरीके से गुणा जब बीच में रहता है और आधार बराबर होता है तो हम घात को जोड़ते हैं। ये उसके जस्ट विपरीत है। जब उसका आधार बराबर हो तो घात को हम घटाते हैं। जैसे 2 पे घात 5 है और 2 पे घात 3 है तो 5 ऋण 3 करेंगे बराबर 2 पे घात आ जाएगा। 5 में 3 को घटाएंगे तो 2। इस तरीके से हल किया जाता है और ये दोनों बराबर एक ही समान उत्तर हमको प्राप्त होता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है। 2 पे घात 5 है अंश में और हर में भी 2 पे घात 5 है। ऐसी स्थिति में 2 पे घात 5 भागित 2 पे घात 5 बराबर हो जाएगा 2 पे घात 5 ऋण 5 बराबर 2 पे घात 0। 2 पे घात हमको 0 प्राप्त हुआ। तो ऐसे स्थिति में हम किसी भी संख्या में घात यदि 0 है तो उसका मान लिखते हैं 1। ये 1 इसलिए आया क्योंकि अंश में 2 पे घात 5 है, मतलब 5 बार गुना होगा। 2 3 4 और 5 बटे नीचे में हर में भी 5 है घात तो इसमें भी 5 बार होगा। इस तरीके से अब हम इसको कटाएंगे। 2 एकम 2 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 मतलब सब जगह में 1 1 आ गया। तो 2 1 गुणित 1 1 गुणित 1 1 गुणित 1 1 गुणित 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी उसी तरीके से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 एकम 1। इसलिए किसी भी संख्या में यदि घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 1/5 पे घात 2। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। मतलब यहाँ पर अंश पर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं और उस पर घात 0 लगा सकते हैं। तो हमको आसानी से हल करना है तो सबसे पहले हम ये सोचकर चलेंगे कि आधार बराबर हो जाए। तो इसलिए हम 5 पे घात 0 लगाएंगे और बटे 5 पे घात 2। इसका मतलब होगा 5 पे घात 0 भागित 5 पे घात 2। तो हम जानते हैं कि कोई भी आधार बराबर होता है और घात अलग होता है या एक ही होता है, जो भी हो, और बीच में भाग होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उस संख्या पे जो घात लगे हैं उसको एक दूसरे से घटा देते हैं। तो 0 में यदि हम 2 को घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 0 में 2 को घटाएंगे तो क्योंकि ऋणात्मक बड़ा संख्या है और धनात्मक छोटा, तो ऐसी स्थिति में हम धनात्मक वाले को ऋणात्मक से घटाते हैं। तो यहाँ 0 घटाएंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में 5 पे घात ऋण 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 1/5 पे घात 2 बराबर होता है 5 पे घात ऋण 2। इस तरीके से 5 के स्थान पर 2 के स्थान पर कोई अलग संख्या हो और वो 1 के रूप में हो तो ऐसी स्थिति में ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि जो हर में घात के रूप में संख्या है अगर 1 के रूप में है तो ऐसी स्थिति में यदि धनात्मक के रूप में घात है तो प्राप्त संख्या के घात ऋणात्मक हो जाते हैं। यदि इसके जगह में अगर 1/5 पे घात ऋण 2 होता तो इस तरीके से जो हमको आया था प्राप्त हुआ लास्ट में वो धनात्मक हो जाता, जैसे कि देखते हैं हम इसी तरीके से पहले
5 पे घात शून्य करेंगे जिसका मान 1 होता है और 5 पे घात ऋण 2 बराबर हो जाएगा 5 पे घात शून्य भागित 5 पे घात ऋण 2। अब हम जानते हैं कि बीच में भाग है, आधार बराबर है तो उसमें घटाना होता है। तो 5 पे घात शून्य ऋण, अब 5 पे घात ऋण 2 था तो इसको ऋण 2 लिखेंगे। अब बराबर हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन होगा, मतलब 5 पे घात शून्य धन 2 बराबर 5 पे घात 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि एक बटे के रूप में कोई संख्या का घात ऋणात्मक है तो हल होने के बाद वो हमेशा धनात्मक हो जाता है, और यदि धनात्मक है तो हल होने के बाद वो हमेशा ऋणात्मक में घात के रूप में बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे ए पे घात m बराबर होगा ए पे घात ऋण m। और यदि यहाँ पर हमारे पास सवाल है 1 बटे ए पे घात ऋण m तो बराबर हो जाएगा ए पे घात m। इस तरीके से दोनों में एक निश्चित संबंध होता है। यदि घात धनात्मक में है तो उसका हल में होने के बाद ऋणात्मक में घात हो जाएगा, यदि पहले से ऋणात्मक में है तो वो धनात्मक में हो जाएगा।